बोलो बादशाह। हाँ मैडम, अभी हमारी बस हाईवे के बाजू में एक ढाबा के पास रुकी हुई है। नाइट जर्नी है ना बादशाह, चाय कॉफी पीने के लिए रुके होंगे। अब इतना भी फोन करके बताओगे? मैडम मैडम, अब क्या हुआ बादशाह? हमारे बस के पीछे ही एक और बस आके रुकी है। और एक बस? हाँ मैडम, देखने में तो सरकारी पार्टी की एमएलए की बस लग रही है। क्या सरकारी पार्टी के एमएलए की बस? हाँ मैडम, पक्का उन्हीं लोगों की बस है मैडम। सच में? लेकिन उनकी बस वहाँ क्यों आई है? पता नहीं चल रहा मैडम। जैसे हम अपने एमएलए को बैंगलोर भेज रहे हैं, वैसे ही वो अपने एमएलए को शायद किसी सेफ जगह पर भेज रहे होंगे। हो सकता है, फिर भी दोनों बस एक ही जगह पर एक ही समय पर ये कैसे हो सकता है? तुम एक काम करो बादशाह, हमारे एमएलए की बस वहाँ से सुरक्षित निकल जाए, तब तक उनकी बस पर तुम कड़ी नजर रखना। ठीक है मैडम। बोलो बादशाह। हमारे बस ड्राइवर ने सरकारी पार्टी के बस ड्राइवर दुर्गा को मार के उनकी बस को भी हमारे बस ड्राइवर ही ड्राइव करके ले जा रहे हैं मैडम। व्हाट? उनकी बस को हमारे ड्राइवर क्यों ले गए हैं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। ठीक है, मैं अपने ड्राइवर को फोन करके पता लगा लूंगी। पहले तुम हमारी बस को फॉलो करो। ओके मैडम। हेलो मैडम। अनवर, क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ लोग आके मुझे मार के हमारी बस को लेके गए मैडम। बोली मैडम। बादशाह, वो लोग अपने ड्राइवर नहीं हैं, कोई क्रिमिनल्स हैं। उनका पीछा करो। स्टॉप देम राइट नाउ। ठीक है मैडम। बोलिए श्यामला जी, इस वक्त कैसे याद किया? बड़े रिलैक्स्ड मूड में लग रहे हैं आप। एक शॉकिंग न्यूज सुनाऊं आपको? बताइए, क्या है वो? अभी तक मैंने सोचा कि संसद में आपके और मेरे बीच में स्पर्धा है, लेकिन हमारी इस स्पर्धा में किसी तीसरे ने एंट्री ली है। उसने क्या किया है, अगर ये आपको बताऊंगी तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। वो तीसरा कौन है और उसने क्या किया है, ये आप बताएंगी, तभी तो पता चलेगा कि मुझे बड़ा झटका लगेगा या नहीं। जेल में से आपने एक जानवर को बाहर निकलवाया मिस्टर राव। उस जानवर को मारकर उस तीसरे ने हमारे एमएलए के साथ आपके एमएलए को भी किडनैप करके वहाँ से भाग गया है मिस्टर राव। अगर मुझे पता चला कि उस तीसरे और आपके बीच में कुछ कनेक्शन है, तो मेरी एक बात याद रखना, आपका पॉलिटिकल करियर मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी मिस्टर राम मोहन राव। क्या हुआ मामा? उस दुर्गा को कॉल कर। वो फोन नहीं उठा रहा है। उसके फ्रेंड को कॉल कर। मेरे पॉलिटिकल करियर में ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने किसी पर यकीन करके धोखा खाया। बोल, कौन है रे तू? बोला था ना, ये सत्ता की जंग हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन किसी एक को ही जीत मिलती है, उसी को वीर कहते हैं। अब वो जंग शुरू हो चुकी है। वीर कौन है और वो जंग किस मकसद से कर रहा है, आगे आगे तुमको सब समझ में आएगा। तब तक के लिए वेट एंड सी। ये कौन सी जगह है? बेंगलुरु रिसोर्ट बोले थे, गलती से किसी और रूट में तो नहीं आ गए? घना जंगल लग रहा है ये तो। सर, वो क्या है कि तुम पर भरोसा करके काम सौंप दिया, इसके लिए तो मुझे खुद को जूते मारने चाहिए।
अपना ये चेहरा फिर मुझे कभी मत दिखाना। पता नहीं कहां से एक अनजान आदमी को लाकर मेरे सर पर बैठा दिया। अब देखो उसने क्या किया है। सॉरी मामा। मर जाओ जाकर। उस डीजीपी को फोन करके फार्म हाउस में आने के लिए कहो। ओके मामा। क्या रे, हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए इस जंगल में आ गए तुम लोग? अरे जब लीड में हम है तो तुम्हारी पार्टी में आने की नौबत क्यों आएगी हमें? लीड में हम है बोलकर तुम सब लोग हमारी पार्टी में आ गए। देख लो, कुछ अकल है कि नहीं? वाली लीड नहीं, जीतने वाली भी अपनी ही पार्टी है। ए, रुक जाओ। क्या है ये? इतना शोर कर रहे हो? आपस में लड़के कुछ नहीं मिलने वाला। हमें कुछ भी बोलिए, लेकिन हमारी पार्टी को कुछ मत बोलना, समझ गए? जरा सामने आओ और अपनी पार्टी की ताकत दिखाओ। हमारी पार्टी का क्या सोच रहे हो? जैसे जी में आ रहा चिल्ला रहे हो, अपनी मर्जी से आपस में लड़ रहे हो। ये तुम्हारी असेंबली नहीं है, ये जंगल है। मेरा जंगल, मेरा जंगल, मेरा जंगल। यहाँ कोई स्पीकर नहीं होगा, माइक नहीं होगा, ना ही वॉकआउट होगा। हम सब हाईवे से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल में हैं। बेटा, तुम लोग नक्सलाइस्ट हो, माओइस्ट हो, टेररिस्ट हो, कौन हो बेटा तुम लोग? वो सब कहां से पैदा हुए हैं? तुम जैसे लोगों की गलती से ही वो लोग पैदा हुए हैं। बेटा, तेरी बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैं शुगर पेशेंट हूँ। टाइम पर खा के अगर मैंने दवा नहीं लिया तो मेरी बॉडी कांपने लग जाती है बेटा। तुम हेल्थ मिनिस्टर हो ना? हाँ बेटा। तुम्हारे पास बड़े हॉस्पिटल्स हैं, फिर भी तुम्हें ये सब बीमारियां हैं, तो तुम पब्लिक का भला कैसे करोगे? बेटा, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पहले कुछ खाने के लिए तो दे दीजिए। ये क्या खाना है? ये तो जेल के खाने से भी बदतर है। क्यों रे? तेरी राशन की दुकान में यही चावल तो बिकता है, फिर वो लोग कैसे खाते होंगे, कभी सोचा है? बस बेटा बस, चावल खाने में कमी ही करनी चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो फिर इतनी जायदाद कैसे बना ली? उसमें भी तो कमी कर सकते थे, पर उसमें तो करोगे नहीं। देखो बेटा, तुम्हारी बातें और करतूतें तो कमाल की हैं, लेकिन कमी है तो बस चेहरा नहीं दिखाया तुमने। जरा वो भी दिखा दो। तुझसे देखा नहीं जाएगा। बाप रे, इतना डरावना है तुम्हारा चेहरा? तो फिर देखो। हाँ तो फिर दिखाओ ना। हमारी जिंदगी को लक्ष्य देता है ये महाविद्यालय, हमारे भविष्य को भी रचता है ये विद्यालय। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में है, लेकिन युवा होने के नाते हम क्या कर रहे हैं? देश के भविष्य से मुझे क्या करना है, ऐसा बोलकर हम खुद ही को स्वार्थी बनाते जा रहे हैं। मतलब हमारा पढ़ाई करना, नौकरी करना स्वार्थ है क्या? प्रॉब्लम पढ़ाई के बारे में या जॉब के बारे में नहीं है बेटा, तो फिर देश के भविष्य के बारे में ना सोचना ही प्रॉब्लम है। इसीलिए तो हर 5 साल में हम वोटिंग करके नेता लोगों को चुनते हैं। ये सब काम तो उनका है। वही तो हम लोगों की गलती है, वोट देते हैं और भूल जाते हैं। एक स्टूडेंट की हैसियत से फैसला करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बेहतर समाज का निर्माण करने का सामर्थ्य आप में है। उन लोगों को खड़ा करके पूछने का हक भी आपको है। जब आप लोग ऐसा करेंगे, तब स्वामी विवेकानंद की बात सच होगी कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है।